हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी कोरोना से परेशान हैं, इसके आतंक से परेशान हैं और दुनिया में जो भी हो रहा है उसको देख के आप रोज न्यूज में परेशान हो रहे हैं? जी हाँ, परेशान होने की बात है और मैं यहाँ पे कोई पेप टॉक नहीं दूंगा कि परेशान नहीं होना है। दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी, सब कुछ सुधर जाएगा बहुत जल्दी, इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक होगी। मैं ऐसा कुछ भी बात नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन इतनी नेगेटिविटी के बीच में मैं कुछ जरूर बताऊंगा आपको कि कोरोना के बाद भारत में क्या होगा। इंडिया जो हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि है, यहाँ क्या होने वाला है और उस सिनेरियो को क्या हम जानते हैं और उसके लिए क्या हम अपने को तैयार कर पा रहे हैं। मैं भी परेशान हूँ। आप इस चीज में क्लियर समझ लो अपने आप को कि आप अकेले नहीं हो। अगर आप मजदूर हो, अगर आप छोटे उद्यमी हो, छोटा बिजनेस चलाते हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस बॉय हो, या आप छोटा बिजनेस रन करते हो, या आप बड़ा बिजनेस भी रन करते हो, या आप किसी कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पे हो, परेशान आप भी हो, परेशान मैं भी हूँ, परेशान रोड पे वो रिक्शा चलाने वाला भी, हर आदमी परेशान है। पर क्या ये परेशान होना और परेशान दिखना सब कुछ बदल देगा? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। परेशान होना, परेशान दिखना कभी भी चीजों को नहीं बदल सकता। क्या बदल सकता है? हमारा उस परेशानी की तरफ का एटीट्यूड। पहला, हमारा उस परेशानी की तरफ का एटीट्यूड, उसको देखने का नजरिया कि वो परेशानी है या एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने देश को, अपने समाज को इम्प्रूव करने का। दूसरा, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि क्या इस एटीट्यूड को दर्शाने के लिए अपनी तैयारी करना, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे बिजनेस लेवल पे हो। पर हम पहले समझे कि भारत में ऐसा होगा क्या इस लॉकडाउन के दौरान या इस लॉकडाउन के बाद या इस महामारी के खत्म होने के बाद। तो मैं आपको कोई भी स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स नहीं दूंगा, डायरेक्ट चलेंगे कुछ चीजें समझने के लिए इंडियन सिनेरियो में। लेट्स गो। दोस्तों, कोरोना के बाद भारत का क्या होगा, क्या परिस्थितियां होंगी हमारी, क्या हम बेटर होंगे, क्या हम वर्स होंगे और हमारी तैयारी क्या होगी, देश किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस पे मैं बहुत सारे रिसर्चर्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि आपके लिए मैं एक ऐसी रिपोर्ट लेके आऊं जो सिर्फ नेगेटिविटी ही ना फैलाए, उसके बीच कुछ पॉजिटिविटी भी आपको दे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस महामारी से कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन पे फर्क पड़ने वाला है पॉजिटिव, कौन सी इंडस्ट्रीज पे है जिन पे फर्क पड़ने वाला है नेगेटिव। तो हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। कुछ इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही धरातल में चले जाएंगे, उनको रिवाइव करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो बिल्कुल बाउंस बैक करेंगी। और बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये जो नीचे जा रही हैं इन इंडस्ट्रीज के मालिक, इन इंडस्ट्रीज के ओनर्स, इन इंडस्ट्रीज की लॉबी क्या काम करती है। दूसरा, ये जो रिवाइव कर सकते हैं इनके लोग कितने प्रिपेयर्ड हो रहे हैं इस दौरान, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो बिल्कुल ही रिवाइव कर पाएंगी या बिल्कुल ही रिवाइव नहीं कर पाएंगी। तो विनर इंडस्ट्रीज होगी ई कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, आप खुद देख रहे हैं कि ई कॉमर्स रिवाइव होगी। अभी अभी जस्ट आया था कि नॉन एसेंशियल गुड्स को भी वो जाने देगी सरकार और उस पर डिसीजन चल रहा है, कभी हाँ कभी ना है, बट ई कॉमर्स इज गोइंग टू सर्वाइव। ई कॉमर्स 3 से 5 साल आगे चला गया। आप समझो कि अगर आपने 1 साल पहले ई कॉमर्स में पैर रखा था तो समझो आपको 4 साल का बहुत बढ़िया पुश मिल गया है। आप 4 साल का आपको टैम्पोलिन मिल गया, आप उस पर जंप मार के एक बार में 4 साल आगे पहुंच गए हो। ये आप अपने दिमाग में रख लो। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी तैयारी करते हो। गेमिंग, एंटरटेनमेंट, वेब बेस्ड और टीवी की बिजनेस बहुत बढ़ेंगे। नेटफ्लिक्स हो, चाहे हॉटस्टार हो, चाहे अमेजॉन प्राइम हो, चाहे Z5 हो, ये जितने भी छोटे 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 वेब बेस्ड प्रोग्राम्स थे ये बहुत बढ़ेंगे। छोटे छोटे कलाकारों को अब आगे बहुत मौका मिलेगा क्योंकि टीवी और एंटरटेनमेंट का नजरिया अब बदलने वाला है और बदल चुका है। लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी, जी हाँ दोस्तों, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी भी लॉजिस्टिक्स डिलीवरी चल रही है, ये कट डाउन है, लेकिन जैसे मार्केट ओपन होगा लॉजिस्टिक्स डिलीवरी वापस बूम बैक करेगा, वापस अपनी जगह जाएगा। स्पेशली जब ऑयल के दाम इतने गिरे हैं तो और ज्यादा इसमें इफेक्ट आने की जरूरत है और होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्विसेज बहुत आप चाहे जूम देख लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक के थ्रू लोगों की चैट्स चल रही हैं। हर ऐप जो वीडियो कॉल कर सकता है वो काम आ रहा है आज की डेट में और यूज हो रहा है। कल सरकार ने शायद कुछ अनाउंस भी किया है बहुत अच्छा कि अगर आप एक ऐप बनाते हो जो जूम के पैरेलल है तो आपको 1 करोड़ का इनाम भी मिलेगा। सो डोंट मिस दैट। अगर आप टेकी हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो प्लीज ट्राई टू डिजाइन दैट। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको क्या कहा था वीडियो स्टार्ट होते वक्त, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी कि आप रेटिंग्स को ग्रैब करने के लिए मिस मत कीजिएगा। फार्मा कभी नहीं डाउन हुआ है और हमेशा बढ़ता रहेगा। मैं बार बार 3 चीजें कहता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान एक वैसा बिजनेस है जो चलता रहा है और चलता रहेगा। ये हमारे पूर्वजों ने कहा था और आगे भी चलता रहेगा। तो इसमें एक चीज जो धीरे धीरे धीरे
रोटी कपड़ा मकान से ऊपर चली गई है, वो है दवा। अब दवा सबसे ऊपर है, बाद में हर चीज नीचे आता है। हो सकता है हम एक रोटी कम खाएं, लेकिन दवा में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, स्पेशली हम फैमिली की जब केयर करने की बात करते हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री वापस बूम बैक होगा, और इसमें मैं आपको आगे और बताऊंगा कि फार्मा क्यों बूम बैक होगा। फूड एंड ग्रोसरी रिटेल, फूड एंड ग्रोसरी रिटेल जो है वो वापस आएगा, अभी भी है, वो जरा सा भी कमी नहीं है। क्या 130 करोड़ लोग खाना बंद कर चुके हैं? क्या 600 करोड़ लोग दुनिया के खाना पीना बंद कर चुके हैं? जी नहीं, बल्कि वो ज्यादा खा रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ गया है, फूड इंटेक बढ़ गया है। सो फूड और ग्रोसरी रिटेल बढ़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड को और बड़ा होने का मौका मिलेगा, और लोकल रिटेलर्स को और कॉन्फिडेंस मिला है कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा रहेंगे इस कंट्री में, कभी भी वो नीचे नहीं जाएंगे। तो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर से डरते हैं, अगर आप दुकानदार हैं, तो प्लीज डरिए मत, आपका समय हमेशा इंडिया में रहेगा। हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस, हमारी ज्योग्राफी, हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है कि आपको हमेशा बिजनेस करने का मौका मिलेगा, चाहे वो थोड़ा ऊपर हो चाहे नीचे हो। नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्रीज मतलब कि जिन पे कोई असर नहीं पड़ता, जैसे टूरिज्म नॉन साइक्लिकल नहीं है तो उस पर असर पड़ सकता है, लेकिन नॉन साइक्लिकल का मतलब खाने पीने की चीजें, दूध, दूध का बिजनेस, आटा दाल चावल का बिजनेस, खेती, ये नॉन साइक्लिकल जो भी चीजें हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे की ऐसे ही चलती रहेंगी और वापस ये बूम बैक कर पाएंगी। जैसे कार इंडस्ट्रीज वापस थोड़ी सी बूम बैक करेंगी जब आप वापस आओगे, क्योंकि वो साइक्लिकल नहीं है, वो वैसे ही चलती रहेंगी। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, वो नॉर्मली धीरे 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 अपने ट्रैक पर आएंगे। अगर आपको कुछ आइडिया लगता है कि और कोई इंडस्ट्री है जो ग्रो कर सकती है, तो प्लीज अपने कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मैंने आपके लिए एक स्लॉट जरूर छोड़ा है, और आप मुझे बताइए ताकि सबको फायदा मिले उसका, कि कौन सी इंडस्ट्री है जो और बूम बैक कर सकती है और आपको लगता है। और प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि आपको पता है। राइट, सो ये तो कुछ इंडस्ट्रीज है जो विनर होंगी और वापस बूम बैक करेंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, जी हाँ दोस्तों, जिनको प्रॉब्लम होगी, जो सही से नहीं पढ़ पाएंगी, जो स्ट्रगल करेंगी। और इन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है कि इनके एम्प्लॉइज हो, चाहे ओनर्स हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, वो बैठे और सोचे क्या कर सकते हैं। लूजर इंडस्ट्रीज में पहला एयरलाइन जी हाँ बिल्कुल समाप्त है, सैलरी देना मुश्किल हो जाएगा। और आज ही नहीं, अगले लॉकडाउन खुलने के बाद भी 3-4 महीने तक ये चीजें ठीक नहीं होने वाली हैं, स्पेशली जो वर्ल्ड ट्रैवल स्टैंड स्टिल रहेगा, अगले 1 साल तक का ट्रैवल स्टैंड स्टिल रहेगा। शायद मैं आप भी ट्रैवल करने से डरेंगे, इनफैक्ट एडवाइजरी जारी हो सकती है कि अगले 1 साल तक कोई भी ट्रैवल नहीं करे, लीजर ट्रैवल, लग्जरी ट्रैवल, घूमने का ट्रैवल ना करे। इकोनॉमी रिवाइव होना अलग बात है, बट लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता है। ट्रैवल एंड क्रूज रिलेटेड टू एयरलाइन, ट्रैवल एंड क्रूज का बिजनेस बहुत ही बुरा जाने वाला है। आज भी होटल्स खाली हैं, आज भी लॉजेस खाली हैं, टूरिज्म का बिजनेस बिल्कुल जीरो है। तो ट्रैवल एंड क्रूज रिलेटेड टू टूरिज्म बिल्कुल डाउन जाएगा। नेक्स्ट टूरिज्म है, जब ट्रैवल एंड क्रूज और एयरलाइंस नहीं चल रही हैं तो टूरिज्म का कोई सवाल ही नहीं होता है, लोग नहीं जाने वाले हैं। मैं आप डरने वाली हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को किसी भी हिल स्टेशन पे इस गर्मियों में ले जाने के लिए। अगर हम लॉकडाउन खोल देते हैं, आपको लगता है क्या जुलाई में या जून में मसूरी, नैनीताल, शिमला में भीड़ लग जाएगी? जी ना, इतनी आसानी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है कि वापस लोग इनफैक्ट काम कर रहे होंगे और रिवाइव करने की कोशिश करेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद, अपनी इनकम और अर्निंग्स के सोर्सेज को वापस रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, रिडीम करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ही नहीं है कि टूरिज्म पे कोई जाएगा। रियल एस्टेट की हालत खराब होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, बैंक्स ऑलरेडी लीवरेज बहुत ज्यादा दे चुके हैं, ईएमआई और टैक्स ब्रेक्स मिल रहे हैं, तो रियल एस्टेट को कोई अलग से पैकेज भी नहीं मिलेगा, बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। शायद लोग अभी अगले 1 साल तक पैसा बचाना ही चाहेंगे और रियल एस्टेट प्रॉब्लम में आने वाला है, इसमें कहीं भी शक मत रखिएगा। इनफैक्ट सेव मनी, अगर आप अभी रियल एस्टेट खरीदने की सोच रहे हैं तो वेट फॉर सम टाइम। ऑयल एंड गैस की हालत खराब हो चुकी है। पहली बार $0 बैरल पे फ्यूचर बिकने लगा अमेरिका में, ऑयल जीरो पे। तो क्या मतलब Xiaomi के इंडिया हेड को मैं क्या ट्वीट पढ़ रहा था मैं ट्विटर पे, और उनकी ट्वीट कहती है कि अब शायद हमें तेल खरीदने के लिए पैसा देगी सरकार। तो $2-3 पर बैरल पे अगर हम घूम रहे हैं तो फिर आप समझो कि इकोनॉमी की क्या हालत होने वाली है। ऑयल इतनी बुरी हालत में है कि लोगों के पास ऑयल रखने की जगह नहीं है, बैरल्स रखने की जगह नहीं है, और प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, प्रोडक्शन की दुकान नहीं है। फूड एंड ग्रोसरी रिटेल लूजर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये विनर में भी, और लूजर इसको बोलने का रीजन ये है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो अगले 3-4 महीने में इतना गिर जाएगा कि शायद बहुत सारे लोगों को अपना बिजनेस चलाना मुश्किल होगा, और बहुत सारे छोटे बिजनेस बंद होंगे भी। ये एक चैलेंज है, इसलिए मैंने इसको दोनों कैटेगरी में रखा है। रिटेल, ओवरऑल रिटेल डाउन होगा, फूड बिजनेस डाउन होगा। फूड रिटेल का मतलब अपैरल, मैं आपको बता दूं, अपैरल हो चाहे हाई एंड लग्जरी आइटम्स हो,
उस पे लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप मैं देखिए हमने क्या 1-1.5 महीने से कोई भी कपड़े खरीदे हैं, कुछ भी लग्जरी का आइटम खरीदा है? शायद नहीं, और वो रेयर भी है। हम शायद अभी खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई रीजन नहीं है, ना सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना शादियां हैं, ना फंक्शन है, तो कोई रीजन भी नहीं है, राइट। फूड इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा सफर करेगा। फूड इंडस्ट्री में स्पेशली मैं बात करूं तो वो इंडस्ट्रीज जहां दिक्कत है रेस्टोरेंट और ऐसे बिजनेस की। हॉस्पिटैलिटी डाउन होगा, सिनेमा बहुत बुरी तरह मर चुका है और बहुत नीचे जाएगा, स्पोर्ट्स बिल्कुल डाउन होगा। तो ये इंडस्ट्रीज जो ऐसी हैं, ये इनको इनको दिक्कत होगी। ब्यूटी एंड सैलून डाउन होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस डाउन होगा, और एमएसएमई का मतलब मीडियम एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये डाउन होंगे और इनकी हालत खराब होगी। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको दिक्कत होगी और ये सफर करेंगे। बट इस पूरी बादलों और काले बादलों के बीच में कुछ सनशाइन है, कुछ रे ऑफ होप है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। प्लीज इसे देखिए ध्यान से। क्या ये सब कुछ इतना बुरा है जितना हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, या फिर इसमें अभी भी कोई चांस है, या ये सिर्फ काले बादल है? लेट्स सी। मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के पास बहुत होप है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के पास बहुत ज्यादा होप है। कारण मैं आपको बताऊं, रूरल इकोनॉमी जो हमारा 60% कोर है, हमारा रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो पॉपुलेशन मोर देन 60% गाँव में बसती है, रूरल इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आज भी किसानों को पूरी छूट है अपनी खेती करने की, वो खेती कर रहे हैं, और कटाई चल रही है, अभी भी फसल की, गेहूं की कटाई चल रही है। तो इसका मतलब है रूरल इकोनॉमी पे खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूरल इकोनॉमी वैसी की वैसी आएगी। हाँ, फसल बेचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मंडियों में प्रॉब्लम आ सकती है, बट फसल कहीं नहीं जा रही और खेती भी वैसे ही होगी। जब तक हमारे पास धान की रुपाई का टाइम आएगा, तब तक हम वापस इकोनॉमी रिवाइव कर रहे होंगे, और रूरल इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है तो हमारा बैकबोन स्ट्रांग है। यंग पीपल का नेशन है। हमारे यहाँ बूढ़े लोगों की भीड़ नहीं, जैसे चाइना में या अमेरिका में बेबी बूमर्स की भीड़ हो, या चाइना में 60-70s का क्राउड ही जो बूढ़ा हो चुका था, वो भी एक्स्ट्रा बूढ़ा हो चुका है। 90s के ऊपर के लोग बहुत ज्यादा, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ यंग हैं लोग, हमारी इम्यूनिटी ऑल टाइम हाई रहती है इंडिया की, तो हमारे यहाँ वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा यंग जनरेशन पे, जिनको बाद में रिवाइव करते वक्त ज्यादा मेहनत करती है। हमारे यहाँ एक बेस्ट पार्ट है कि हमारे यहाँ छोटे बिजनेस जो है, ये लेवरेज नहीं होती है, ये जल्दी कर्जे नहीं लेते, कर्जों में फंसते नहीं है, तो बहुत ज्यादा लिवरेज नहीं है, बहुत ज्यादा कर्जा नहीं लिया हुआ है, डेट में नहीं है। इसलिए जब ये बाहर आएंगे तो ये कैश क्रंच में मरेंगे नहीं, और ये धीरे धीरे आराम से ऊपर आएंगे। ऑयल प्राइसेस जैसे जैसे नीचे होंगी, और हो ही गई हैं, तो इन्फ्लेशन का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, तो इन्फ्लेशन चेक में रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक फायदा होगा अपने को कि कॉस्ट बढ़ेंगे नहीं, तो लोगों को सेम सैलरी में ही, नो इंक्रीमेंट, जीरो इंक्रीमेंट में भी वो लोग अपना काम चला पाएंगे। हमारी इंटरनल कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है। 130 करोड़ लोग हैं, हम इस बात को भूलिएगा मत, हम 130 करोड़ लोग हैं, और अगर हम 130 करोड़ लोग खाना खाने पे आ गए हैं, तो इंडस्ट्री क्यों बंद होगी? इंडस्ट्रीज बंद होने का क्या रीजन है? हमारा कंजम्पशन इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए हमें बाहर से सपोर्ट मिले चाहे ना मिले, हमारी इंडस्ट्रीज अंदर के कंजम्पशन से ही वापस रिवाइव करेंगी ही करेंगी। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट को। कंपनी समझ रही है कि अब वो टाइम आ गया है जब वो टेक्नोलॉजी को लीवरेज करें, जो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज की कमजोरी रहती थी। अब टेक्नोलॉजी को लीवरेज करने का टाइम रह गया है, और टेक्नोलॉजी लीवरेज लोग कर रहे हैं। आप देखो कि स्टार्ट कर चुके हैं, मेरी कंपनी कर चुकी है, सबकी कंपनीज कर रही हैं, जूम वीडियो कॉल्स बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मैं आपको खास बात बता दूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, ये इनका कहना है कि हर कंपनी लीवरेज कर रही है कि वो कैसे अपना कॉस्ट कम करेंगे, और 2025 तक कंपनीज यहाँ तक बात कर रही है कि अपना 50-60% आईटी बेस्ड कंपनीज क्या वर्क फ्रॉम होम करा पाएंगे या डिस्टेंट लोकेशन वर्क करा पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा फॉर फ्यूचर। स्टॉक मार्केट्स के लिए टेंशन नहीं है। हम जनरली स्टॉक मार्केट्स को देखते हैं और कहते हैं सब कुछ बेकार है। डोंट वरी गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट के अपने एल्गोरिदम है, अपने लॉजिक है, इसलिए वो बंद नहीं होता है, वो चलता रहता है। आप अपना पैसा चुपचाप छोड़िए वहां पे, पैनिक करने की जरूरत नहीं। अगर आप पैनिक करोगे तो नुकसान उठा ही रहो। इससे अच्छा वेट करो, वेट करने का टाइम है। जब इतना वेट किया तो थोड़ा और वेट करो, पेशेंस लूज मत करो। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज के ट्रेंड्स रहेंगे। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं बाय जून इंडिया पहली कंट्री होगी जो बिल्कुल क्लच से फ्री हो जाएगी, और ट्रेंड बिल्कुल सही है हमारा। इतनी आबादी के बाद भी अभी भी हम 20,000 केसेस पे भी नहीं पहुंचे हैं, बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है। हमारा लॉकडाउन का खास फर्क क्यों नहीं, क्योंकि हमारा हॉट वेदर, हॉट और ह्यूमिड है, जो कि धीरे धीरे अब पूरी गर्मी आ जाएगी। तो
आप समझो कि अब 22 अप्रैल के बाद इतनी गर्मी होगी कि धीरे-धीरे इसका इफेक्ट कम होगा ही होगा। हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन के आएँगे मेडिसिन्स की, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन के आएँगे फार्मा की, और हम वैक्सीन्स प्रोवाइडर होंगे क्योंकि हमारे यहाँ सस्ता फार्मा है, तो हम इसमें बहुत बड़े नेता उभर के आएँगे, वर्ल्ड लीडर उभर के आएँगे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज शिफ्ट होंगी। जी हाँ, मोर देन 100 यूएस कंपनीज, मोर देन 100 जापानीज कंपनीज चाइना से अपना प्रोडक्शन वापस ले रही हैं, चाइना से अपनी फैक्ट्रीज विथड्रॉ कर रही हैं। ये सब कहाँ जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया में ही आएगा और हमारे पास ही आएगा। हमें प्रिपेयर्ड रहना है, चाहे वो रेड टेप मटे, चाहे सिंगल विंडो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस फैसिलिटेशन का फायदा देना हो हमें गवर्नमेंट की तरफ से, बट हमें रेडी रहना है कि जब ये सेटअप करने आए तो हम रेडी हैं और इन सेटअप्स को हम करवा पाएंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया इज गोइंग टू बी नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर चाइना। दिस इज अ ब्लेसिंग, मैं आपको कहता हूँ दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं ये नहीं कहूंगा ये अच्छा हो रहा है, बट ये जब कुछ हो रहा है और आप उसको बदल नहीं सकते तो उसके साथ अटैच्ड अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव्स को देखना बहुत जरूरी होगा। हमारी मेडिकल फैसिलिटी पूरी अप्रिशिएट होगी और पूरी दुनिया में फैलेगी, और अभी भी अप्रिशिएट हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज और कंट्रीज हमारी तरफ देख रही हैं कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशन में और हमसे लर्निंग ले रही हैं। आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, योगा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ये चीजें छा जाएंगी और ये छा भी रही हैं। आप देखोगे 2020 टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री में। इस दुनिया में 2020 वो टर्निंग पॉइंट है जब इंडिया विल बी ऑल द वे। अब यहां से हम दोस्तों, आप, मैं और हमारा भारतीय समुदाय रेडी है पूरी दुनिया को लेने के लिए हेड ऑन, और अब हम कहीं पीछे नहीं जाने वाले हैं। सो आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स बंद कीजिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बंद कीजिए, व्हाट्सएप की टिक टैक चैटिंग चिट चैट बंद कीजिए। दुनिया आपको 3000 नेगेटिव दे रही है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उनको ब्लॉक कीजिए, उसको सुनने की जरूरत नहीं है, तैयारी कीजिए। तो मैं आपको वही बोलूंगा जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हमारी तैयारी क्या है। आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। पहला, खुद को डेवलप कीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए। दूसरा, अपनी कंपनी के सिस्टम्स को अपग्रेड कीजिए। आपके पास जो ये लॉकडाउन का पीरियड आया है, इसमें 2 ही चीजें करनी है। खुद को अपग्रेड कीजिए, अपनी कंपनी के प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की तैयारी कीजिए, अपने बिजनेस को अपग्रेड करने की तैयारी कीजिए। समय आ रहा है और हम वापस जाएंगे। आप याद रखिएगा मेरी इस बात को, समय आ रहा है और हम वापस रिकवर होके जाएंगे और इंडिया 2020 के बाद वर्ल्ड लीडर बन के उभरेगा। इसमें जरा सा भी शक करने की नहीं है। आर यू रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी? अगर है तो याद रखिएगा, जिद है तो मुमकिन है, जिद है तो मुमकिन है, और मुझे मालूम है आप में जिद है और आप मुमकिन करके दिखाएंगे। ये वीडियो तो आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमेशा याद रखिएगा कि आपको सेफ रहना है, बाहर नहीं जाना है, अपनी फैमिली को सेफ रखना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, और इसको कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब कुछ, कोई भी बातचीत हो रही हो, सबसे जरूरी जो है वो आप हैं, आपकी फैमिली है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप और आपकी फैमिली पहले है, बाद में सब कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।